तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब जरा इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लेना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो हम क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। हम लोग 9th-10th में भी जब हमने इमेज बनाना सीखा है, हम लोग काफी बार इमेज ड्रॉ करना हम सीख चुके हैं बेसिक चीजों से। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहां पर कुछ टर्म्स को समझ लें। ये सबसे पहले टर्म है एपर्चर। एपर्चर होता है रिफ्लेक्टेड एरिया, जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। असल में मिरर में क्या होता है कि एक साइड को सिल्वर कर देते हैं, जिसको ऐसे शेडेड से दिखाते हैं। जैसे घर के तुमने प्लेन मिरर में देखा होगा कि एक साइड सिल्वर रहती है। ऐसे ही गाड़ियों में जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं, उसकी एक साइड को सिल्वर कर दिया जाता है, दूसरी रिफ्लेक्टिंग साइड पे लाइट को इंसिडेंट होने देते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सी जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसकी डेफिनेशन नोट करो, इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर्चर ऑफ द मिरर। ये स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी एक स्फेरिकल मिरर से कट किए गए, स्फेयर से कट किए गए हैं। तो जिस स्फेयर से कट किए गए हैं उसका ही सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये जो डिस्टेंस है सी पी, पी इज पोल। पोल एक कोई भी एपर्चर का एक पॉइंट है, राइट। और जनरली जो सिमेट्रिकल मिडिल पॉइंट आ जाता है अपर्चर पे, उसको हम एज ए पोल प्रॉब्लम में यूज करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे टर्म्स आप नोट करते चले जाइए, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है सी पी इज इक्वल टू सी पी वन इज इक्वल टू आर, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की? अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, या कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि कॉनकेव साइड को सिल्वर्ड कर दिया था, तो इसकी तरफ लाइट रे इंसिडेंट है टुवर्ड्स द सेंटर, यहां पर इंसिडेंट है। ये लाइट रे अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सेंटर पे जाकर मीट करती। तो ये जो इंसिडेंस है नॉर्मल है। तो हमें पता है कि अगर किसी मिरर पर अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, और लाइट रे वैसे ही लौट जाती है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की खासियत है। इससे पास होने वाली रे नॉर्मल इंसिडेंस रहती है, और रिफ्लेक्शन के बाद अगर कॉनकेव मिरर है तो वापिस सेंटर से पास होती है, इसमें जिस पाथ से आती है उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है, राइट। तो Cp इज इक्वल टू Cp1 इज इक्वल टू आर रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ गए होंगे। दूसरी बात हम करते हैं फोकस। फोकस क्या है कि पैरेलल लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको हम फोकस करेंगे, या फिर पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती है, अपीयर टू बी पास्ड, इज नोन एज फोकल पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस है PF will be known as F, focal point of the mirror। इस F को हम कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम R और F के बीच का रिलेशन और कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जरा हम एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन F एंड R। F इज इक्वल टू R बाई टू। यहां F क्या है देखो, F हमारा है फोकल कोऑर्डिनेट। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर एक पैरेलल लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आ रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सॉरी, द लाइट रे व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसे हम बोलेंगे फोकल पॉइंट, राइट। अगर हम इस फोकल पॉइंट को इस P पॉइंट से ज्वाइन करा दे तो ये P डैश पॉइंट कह देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है PC, ये कहलाएगी R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये है हमारा F, फोकल लेंथ। लेकिन यहां मैंने लिखा फोकल कोऑर्डिनेट और रेडियस ऑफ कर्वेचर कोऑर्डिनेट। एक्चुअली जितने भी रिलेशंस हैं ऑप्टिक्स के, जितने फार्मूले हैं, ये सब कोऑर्डिनेट बेस्ड हैं। ये आपको समझना होगा, ठीक है। दीज ऑल आर कोऑर्डिनेट बेस्ड, ठीक है। अब ये आया कहां से प्रूफ? मैं एक अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है ऑप्टिक्स डेरिवेशन, उसमें मैं सारे डेरिवेशन आपके साथ ऑप्टिक्स के शेयर करूंगा। यहां पर हम इन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन पे देखेंगे। डेरिवेशन के लिए मैंने अलग से एक फोल्डर बनाया जिसमें मैं आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी बता दूंगा। तो वहां से जो बोर्ड के लिए याद करने के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको आप याद कर सकते हैं। सारी डेरिवेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो F इज इक्वल टू होता है R/2, फोकल कोऑर्डिनेट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कोऑर्डिनेट के बीच का ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया, ठीक। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो एक बात और समझो, कोई कोऑर्डिनेट बेस्ड फार्मूले ऑप्टिक्स में स्टार मार्क बना के लिखो, मैक्सिमम फार्मूलाज आर कोऑर्डिनेट बेस्ड फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट बेस्ड फार्मूले के लिए तो एक ओरिजिन, साइन, कन्वेंशन सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है, बिल्कुल। तो नोट करो, स्टार मार्क पॉइंट में
पोल हमें क्या लेना है, ओरिजिन इसमें फिक्स है। आपको ओरिजिन देखो, ऑप्टिक्स में एक चीज ध्यान रखना, ओरिजिन का रूल बड़ा फिक्स है, वो है पोल। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब मैं तुम कहोगे सर मैं इसको प्लस ले लूं, इसको प्लस ले लूं, तो बट ऑब्वियस एक रूल होता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो एक्चुअली एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। अच्छा सर एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगर हमने स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो हमारे आंसर आएंगे, आंसर इज यस। पर आपको स्टैंडर्ड सिस्टम भी पता होना चाहिए जिससे कि आप फॉर्मूलों के आंसर दे सको। मतलब जो स्टैंडर्ड आंसर है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आंसर है, फॉर्मूले से वही आंसर निकालो जो कि आपके मैच करे। लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन बदल दो तो आंसर बिल्कुल सही आता है, बस साइन रिवर्स आता है। जैसे कोई किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके सॉल्व करो, तुमने वेक्टर्स में नेगेटिव ले लिया तो तुम्हारा आंसर -20 आ जाएगा, ऑप्शन में +20 दिया होगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो तुम उसको इंटरप्रेट कर लो, वहां माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तुम्हारा प्लस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो अगर हम साइन कन्वेंशन पलट भी दें और ऑप्शंस के साइन कन्वेंशन के हिसाब से आंसर दे सकते हैं, पर डिफॉल्ट साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि लाइट की जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है, जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है, इंसिडेंट रे, उसको मानते हैं कि माइनस एक्स एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। वो -इन्फिनिटी से आती है और +इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन बताया गया। अब इससे क्या होगा, आप देखो, इस मान लो ये एक मिरर है, लेट से 50 सेंटीमीटर का कर्वेचर का है, तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, -50,0, तो तुम एफ का आंसर क्या लोगे, -25 सेंटीमीटर। और मान लो इसका एक कर्वेचर है 70 सेंटीमीटर, तो इस साइन कन्वेंशन से +70 सेंटीमीटर हो गया, तो इसकी फोकल लेंथ का आंसर तुम क्या दोगे, +35 सेंटीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ठीक है। यहां स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है, ध्यान से समझना, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव इन स्टैंडर्ड कन्वेंशन। पर अगर मैं साइन कन्वेंशन लेट से रिवर्स कर दूं तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, +25, लेकिन ये +25 नहीं आएगा, तब ये -35 आएगा। तो मैथमेटिकली मैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय -35 यूज करूं और इसको +25 यूज करूं और साइन कन्वेंशन पलट दूं, तो मैं तब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं, मेरे सारे आंसर एकदम सही आएंगे। बस जो ऑप्शंस में आंसर्स होंगे, हो सकता है मेरा साइन उससे अपोजिट हो, वो मुझे ध्यान रखना है, वो हमें पता चल जाएगा। उसमें आंसर होंगे कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो हमारा साइन कन्वेंशन खुद बता देगा। जैसे हमें पता है कि -35 भी आया तो भी हमें पता है कि फोकल जो है सिल्वर साइड है, क्योंकि हमने इधर प्लस माना था तो प्लस आ गया, माइनस माना तो माइनस माना, लोकेशन तो वही नहीं ना, प्लस और माइनस तो हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका डेरिवेशन आपको मेरे ऑप्टिक्स डेरिवेशन के सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये एक हमने एक रिलेशन सीखा। अब हम दूसरा रिलेशन सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड फोकल लेंथ। डियर स्टूडेंट, अब जरा हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। यहां पर u क्या है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, 1/v + 1/u + 1/f। पर जब हम फार्मूले में जाएंगे तो v को हम बोलेंगे इमेज कोऑर्डिनेट, ऐसे u को क्या लेना है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट, और f फोकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये अब हमें एक पॉइंट समझ आ गया कि ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो यहाँ पे u कैसे दिखा गया, देखो अब हमने इन्होंने दो केसेस तुम्हें दिखाए हैं इमेज बना के, एक कॉनकेव मिरर के लिए और एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आता है कि अगर हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो ध्यान समझना, तो ये O है, तो ये जो मान लो ये 0 0 लिया लेट से, ये x है, तो ये हुआ हमारा u, 0, राइट। हाँ, अगर आपको कौन सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जैसा आपने डायग्राम में लिया हुआ है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में जो इसका फुट है O ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो
तो जो फुट का कोऑर्डिनेट है वो लिया जाएगा हमारा u, 0। तो फुट को हम क्या कहेंगे, फुट के कोऑर्डिनेट को u, 0 इफ एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है यानी जिसकी कुछ हाइट है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में पॉइंट वो खुद ही कोऑर्डिनेट पे होगा। इस O की एक इमेज बनती है, हमें पता है जो हम यहां पर रहते थे एक इमेज फॉर्मेशन होता है, तो ये जो I है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे v, 0। फॉर्मूला दोनों ही केसेस में सेम है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, चाहे कॉनकेव मिरर लो या कॉन्वेक्स मिरर लो, फॉर्मूला हमारा दोनों केसेस में सेम है, 1/v + 1/u = 1/f। u हमारा ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट रहेगा, v हमारा इमेज कोऑर्डिनेट रहेगा। पर अब यहां पर हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ऑब्जेक्ट तो कई टाइप से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऑब्जेक्ट और इमेज को समझना जरूरी है। ये साइन कन्वेंशन को भी जरा यहां पर हमें डिस्कस करना है। तो हमारा फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो पहले जरा u पे फोकस करते हैं, f को तो हम पहले भी समझ चुके हैं। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, एक रियल ऑब्जेक्ट, ये देखो 0, 0 और को एक चीज ध्यान रखना, जितने भी कोऑर्डिनेट बेस्ड फॉर्मूले हैं इसमें 0, 0 का रूल फिक्स है, वो p पे रहेगा। अब ये हुआ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट o, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा u, 0 और यहां से लाइट रे कैसे आएंगी, ये इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जो इंसिडेंट रे होती है वो हमारा डिसाइड करती है ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट। तो अगर हमें इस सिस्टम को लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है इस पॉइंट से डाइवर्ज होकर आ रही है, तो ये हमारा ओ किसका रोल प्ले करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो इसका ऑब्जेक्ट ये है। जैसे एक चीज और बताता हूं, मान लो हमने एक लेंस लिया और एक ये मिरर रखा है, हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, बट ऑब्वियसली लेंस में मान लो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, यहां पर एक इमेज I1 बनाई, फिर लाइट रे ऐसे जा रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस वाली आगे प्रॉब्लम आएंगी। इस लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, इस लेंस का ऑब्जेक्ट है O, पर इस मिरर का ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ये इंसिडेंट लाइट रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंसिडेंट लाइट रे जिस पॉइंट से आती फील हो रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट तुम इसके लिए इसकी ये चीज कहलाएगी u, 0 और इसके लिए ये चीज कहलाएगी u, 0। ठीक है, मैं बहुत सारे अलग अलग केसेस लूंगा, सॉरी थोड़ा मुझे कफ एंड कोल्ड है, तो अलग अलग सिचुएशन दूंगा। तो मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू ये सारी चीजें, ऑप्टिक्स जो है प्रॉब्लम्स के थ्रू ज्यादा सीखी जा सकती है बहुत आसानी से। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं। मान लो यही वाला केस लेते हैं, लेंस वाला केस। हमने इस मिरर को थोड़ा ऐसे रखा, थोड़ा आगे रख दिया, तो कोऑर्डिनेट अब इसके लिए तो ये है u, 0, पर ये लाइट रे ऐसे भेज रहा था। कभी कभी कई बार ऐसा होगा कि जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट डाइवर्जिंग इन नेचर था, डाइवर्जिंग। कभी कभी कन्वर्जिंग लाइट रे इंसिडेंट होती है। ये जो इस पे इंसिडेंट लाइट रे, क्योंकि ये पॉइंट पे जाके भी कन्वर्ज होनी थी, तो इस बार इंसिडेंट लाइट रे कैसा है, एक कन्वर्जिंग मोड में है। तो यहां पर इसका ऑब्जेक्ट तो ये है, पर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट लाइट रे डिफाइन करता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, नोट भी कर लो, इंसिडेंट लाइट रे जिस पॉइंट से डाइवर्ज होकर आ रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा हो
ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है किसी I1 पॉइंट पे, तो ये इसका u,0 ये होगा। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट आता है u की वैल्यू विद साइन होती है, जब हम वैल्यू रखेंगे यहां पर हम जो अननोन है वो पॉजिटिव रखेंगे, मगर हम कोई वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा विद साइन रखी जाएगी। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये कोई मिरर है और ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो जब मैं प्रॉब्लम्स डील करूंगा इन सब केसेस की, तो कैसे हैंडल करना है आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो हमें एक साइड ध्यान रखना, बस ओरिजिन का रूल है, ओरिजिन का रूल फिक्स है, तुम ओरिजिन भी कहीं भी नहीं दे सकते, कहीं भी लगाओगे फार्मूला गलत आंसर दे देगा। ओरिजिन इज फिक्स, ठीक है, नोट करो, ओरिजिन इज फिक्स। यहां पे ओरिजिन पोल पे लेनी है, मैंने कहा कि ये वैल्यू में प्लस एक्स लूंगा, तो तुम्हें दो चीजें यहां पर फिक्स है। तुम्हें कहा गया कि ये 25 सेंटीमीटर पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -25 और मान लो इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, तो इसका फोकल कोऑर्डिनेट इस तरफ होता है। हमें पता है कि ये फोकल हमें याद होना चाहिए कि अगर एक कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल कोऑर्डिनेट यहां पर आता है, मगर एक कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल कोऑर्डिनेट इधर होता है। तो फोकस हमेशा कहां होता है, फोकस ऑलवेज लाई ऑन कॉनकेव साइड, तो इसीलिए इसका नॉन सिल्वर साइड फोकल कोऑर्डिनेट मिलता है और इसका सिल्वर साइड मिलता है, क्योंकि इसकी कॉनकेव वाली साइड को सिल्वर कर दिया आपने। और फोकल कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ कर्वेचर कोऑर्डिनेट हमेशा किधर होते हैं, कॉनकेव साइड, और कॉन्वेक्स मिरर की कॉनकेव साइड तो सिल्वर है, तो इसीलिए उसमें फोकल कोऑर्डिनेट और रेडियस ऑफ कर्वेचर कोऑर्डिनेट दोनों इधर हो जाते हैं। अब यहां पर ये क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल कोऑर्डिनेट -10,0 पर मिलेगा, ये ऐसे, तो u की वैल्यू -25 ली जाएगी और v की वैल्यू f की वैल्यू -10 ली जाएगी और v की वैल्यू विद साइन आएगी। ठीक है, v की वैल्यू क्या आएगी, विद साइन, जो कि इमेज कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ आए। u इज ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट, f इज फोकल कोऑर्डिनेट, v इज इमेज कोऑर्डिनेट, अपने आप कैलकुलेट हो जाता है विद साइन। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे हमारी इमेजेस होती हैं। अब यहां पर वर्चुअल इमेज का क्या फंडा होता है, मिरर में अगर हम कहते हैं कि अगर इमेज, ध्यान से समझना, अगर इमेज हमारी नॉन सिल्वर साइड बने, यानी अगर इमेज इधर लोकेट हुई तो ये इमेज रियल होगी। यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि इधर आने का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली हम बनाएंगे, मान लो कि इनफाइनाइट से रेज आए ऐसे, तो ये रेस एक पॉइंट पर एक्चुअली इंटरसेक्ट कर जाती है। जब रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये है, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो जब रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं तो उस फॉर्मेशन में इमेज को रियल इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं। और जब इमेज नॉन सिल्वर साइड बन जाती है, तो सिल्वर साइड थी, नॉन सिल्वर साइड थी, ये सिल्वर साइड यानी बिहाइंड। अगर इमेज इधर बन जाए तो इसको वर्चुअल कहते हैं। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज इधर बनेगी तो वर्चुअल कहलाएगी, इधर बनेगी तो रियल कहलाएगी। ठीक है, तो अगर इमेज नॉन सिल्वर साइड बने, रेस के एक्चुअल इंटरसेक्शन से, उसको रियल इमेज बोलते हैं, और अगर सिल्वर साइड बने तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो अपने आप हम जब फार्मूले लगाएंगे, साइन कन्वेंशन खुद बता देगा। जैसे एक पार्टिकल हम कहते थे भैया वेलोसिटी पॉजिटिव आई तो अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कहा था। वेलोसिटी निगेटिव आई तो डाउनवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी का साइन बता देता है कि पार्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है। तो ऐसे ही यहां पर आपको ये साइन बता देगा कि हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जो साइन कैलकुलेट होके आएंगे वी के, वो अपने आप आपको बता देंगे कि इमेज रियल जा रही है या वर्चुअल जा रही है। ठीक है, तो हमने एक और फार्मूले को समझ लिया, और इसका डेरिवेशन में ऑलरेडी जो है, ये सारे डेरिवेशन में आपको एक ऑप्टिक्स डेरिवेशन की अलग से मेरी एक प्लेलिस्ट रहेगी, वहां पर ये सारे डेरिवेशन आपको मिलेंगे। और आप अपने एग्जाम से पहले, अगर आप 12th के स्टूडेंट है, स्टडिंग स्टूडेंट है, तो आप सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम से जस्ट पहले
एक बार रिवाइज कर ले। ज्योमेट्रिकल बेस होते तो एक बार एग्जाम से पहले ही रटना ठीक रहता, बहुत पहले इतनी जरूरत उसकी नहीं पड़ती। डियर स्टूडेंट, अब जरा हम बात करते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की। देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है एचओ और इमेज की हाइट है एच आई, तो एम टी इज इक्वल टू एच आई बाई एचओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो यहाँ वी और यू तो हमें पता है इमेज कोऑर्डिनेट है, और किसका लेना होता है, फुट का। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे वी कोमा जीरो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, यू कोमा जीरो। या एच आई बाई एचओ भी हाइट कोऑर्डिनेट है, हाइट कोऑर्डिनेट। इसलिए साइन कन्वेंशन, अच्छा साइन कन्वेंशन तो हमारे अपने हाथ में रहेगा, ओरिजिन फिक्स रहनी है, ये ध्यान रखना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं कहूंगा एच ओ कोमा जीरो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं कहूंगा एच आई बाई कोमा जीरो। अब अगर एच ओ और एच आई ध्यान से समझना सेम साइन के आए, अगर ये सेम साइन के आते हैं तो हम कहते हैं इमेज इरेक्ट है, और अगर अपोजिट साइन के आते हैं तो हम कहते हैं इमेज इन्वर्टेड बनी है, ध्यान रखना है। तो इन्वर्टेड इमेज तब होगी जब एच और एच आई अपोजिट साइन के होंगे। इससे मतलब नहीं कि एच आई निगेटिव आगे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी उल्टा ही रखा हो। अच्छा प्लस वाई हम ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर होगा। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि प्लस वाई को ऐसे लेना, लाइट की डायरेक्शन में प्लस एक्स को ऐसे लेना, एक डिफॉल्ट है, पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यही कन्वेंशन लेना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हमारा एक दूसरा मैग्निफिकेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसको हम एक चीज ध्यान रखना, इसका नाम नॉर्मल मैग्निफिकेशन भी होता है, जो लेटरल भी कहते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ध्यान से समझना, अगर एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाई जेड प्लेन में कहीं भी हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन। थोड़ा मैं ऐसे समझाता हूं, मान लो ये आप ये पेपर में कोई सा मैं प्लेन पेपर ये मैं ले लूं, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज वाई जेड प्लेन, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ऐसे ही हो, एक तो ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्लेन ऑफ पेपर में, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ये मार्कर, तो इसमें मैं कहीं पर भी इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं, कहीं भी ले सकता हूं इस प्लेन में। तो उसके लिए यही फार्मूला है, इसे हम नॉर्मल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा मैग्निफिकेशन ये होता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसे आता है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्यान रखना, नहीं पैरेलल मैग्निफिकेशन है ये हमारा। इसमें ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये ओ ए ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी जो इमेज है आई ए डैश, ये भी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। तो एम एल एल आई बाई एल ओ इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू टू माइनस यू वन होगा। लेंथ ऑफ इमेज, एल आई क्या कहलाता है, लिख लेना, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वी टू माइनस वी वन अपॉन यू टू माइनस यू वन। और अगर ये ऑब्जेक्ट स्मॉल है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि लेंथ बहुत छोटी है, छोटी सी लेंथ का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये लेंथ कहलाएगी डी यू। तो इसकी इमेज भी स्मॉल बन रही है, वो कहलाएगी डीवी। तो उस केस में एल आई बाई एल ओ इज इक्वल टू डीवी बाई डी यू हो जाता है फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अब हम एक रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन एम एन एंड एम टी फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काम आएगा। अब 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, राइट। इस इक्वेशन को मैंने u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और f इस इक्वेशन का एक कांस्टेंट होता है, ये एक चीज ध्यान रखना। f यहां पर क्या है, इस इक्वेशन का एक कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को मैंने जब u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये वाली टर्म 0 हो गई। तो dv बाई डी की वैल्यू आई मेरी माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और dv बाई डी मेरा कहलाता है ml, तो ml इज इक्वल टू माइनस mt स्क्वायर। ये रिलेशन हमारा बहुत काम आने वाला है, लेकिन ये किसके लिए है याद रखना, स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर। तो यहां पर हमने इस टॉपिक में क्या सीखा, और इसके डेरिवेशंस मैंने आपको फिर से बताया। सारे डेरिवेशंस में आपको मेरे ऑप्टिक डेरिवेशन की प्लेलिस्ट है, कुछ मैं डाल चुका हूं, कुछ मैं बहुत जल्दी वहां पर सारे डेरिवेशन ये सब मैं डाल दूंगा जो मैं ऑप्टिक्स के यूज कर रहा हूं। ये सब ज्योमेट्री से होते हैं, चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए मैं सारे डेरिवेशन यहां करके नहीं चल रहा हूं, राइट। तो आप इसे नोट कर लो जरा। आप इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट निकालना सीखते हैं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है जो कि
किसी इंस्टेंट टी पर इसका ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट u, 0 और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पे एक मोशन स्टेट पर इसकी वेलोसिटी में v हो दी गई और इमेज इसकी एक इमेज फॉर्म होनी होगी, इसकी वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पे v आई है। अभी ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट की सिचुएशन इंस्टेंट पे कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसी इंस्टेंट टी पर ये मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला, मुझे इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। तो ये जो वेलोसिटी निकालने का तरीका है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, Vox along the principal axis, Voy perpendicular to the principal axis। तो इमेज की वेलोसिटी भी दो कंपोनेंट हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों के रिजल्टेंट से हमें इमेज की क्या मिल जाएगी? नेट वेलोसिटी, जो कि Vix और Viy का वेक्टर सम होगी। तो ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले निकालना सीखते वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी को निकाल रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे फोकस करना चाहिए, वो है Vux। तो इस समय इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी Vix। अब ये छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट मान लो du, इधर एक छोटा सा मान लो dv। अब Vux क्या डिफाइन है? Vux का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज du by dt। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक dt टाइम में छोटी सी डिस्टेंस du शिफ्ट होगा, तो इसकी इमेज की एक इनिशियल पोजीशन है वो v, 0 पर है और ऑब्जेक्ट मान लो u, 0 पर था। अब अगर ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा तो इमेज भी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dv रहेगी, तो Vix विल बी इक्वल टू dv by dt। तो Vix अपॉन Vox will be equals to dv by du, which is ml। और ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है तो हमने अभी प्रूव किया था, ये आ जाएगा माइनस mt स्क्वायर Vux। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज की जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज अपोजिट जाने वाली है। ये फार्मूला आप ध्यान रखना। और इसको ड्राइव करने का एक तरीका और भी है, 1/v प्लस 1/u। ज्यादातर बुक्स में आप ऐसे डेरिवेशन देखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सेम चीज आ जाएगी। तो अभी हमने एक कंपोनेंट फाइंड किया, अब हम दूसरा कंपोनेंट देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कैसे फाइंड करना है? ये बहुत आसान है। देखो, अब इमेज जो है मान लो ऐसे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेती है, डिस्प्लेसमेंट ले रही है d, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट diy लेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जब y कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो इमेज का भी एक छोटा सा y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो Viy अपॉन Voy dyi by dt अपॉन dyo by dt। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इस फाइनल फार्मूले को मैं यहां लिख दे रहा हूं, Vix, ध्यान से लिख लेना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहां पर किसको लिया जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस को। इट इज नथिंग, हाइट के रेशियो है, और ये रेशियो क्या कहलाता है? mt, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो Viy इज इक्वल टू mt। बाकी आप तुम देखोगे लेंस वगैरह में भी है, इसमें ऑलमोस्ट एक बार रिफ्लेक्शन, एक बार क्वेश्चन करा है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा लिखता है फार्मूले वाइज, लेकिन पूरे चैप्टर को सॉल्व करने की रिदम एक ही जैसी है। एक बार एक सिस्टम समझ के पूरा चैप्टर वही सिस्टम समझना है, वही साइन कन्वेंशन। बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आ गई, Vix और Viy। तो इसी से हमारी नेट वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर रिएक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर से। अभी ये फार्मूले जो हमने बनाया, इमेज फॉर्मेशन हम प्लेन मिरर से जब करेंगे तो हम कहेंगे कि f इजिकल टू r इजिकल टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम f इजिकल टू r इजिकल टू इंफिनिटी मान लें, और हमारा एक फार्मूला है जो बेसिक फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, इसमें आपको इंफिनिटी डाल दो तो यहां से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा v इक्वल्स टू माइनस u। mt का फार्मूला क्या होता है? माइनस v बाई यू। अब अगर v को माइनस u डाल दोगे तो mt प्लस 1 हो जाएगा, और ml इजिकल टू माइनस mt स्क्वायर, तो ml हो जाएगा -1।
अब mt+1 होने का मतलब क्या है? mt+1 होने का मतलब है कि जिस हाइट का मैंने ऑब्जेक्ट रखा है उसी हाइट की मेरी इमेज बनेगी, सेम साइड इरेक्ट होगी। और ml-1 होने का मतलब हमें पता है, अगर मैं एक एरो बनाऊं ए बी, तो इधर से जो मुझे एरो मिलता है बी ए इन्वर्टेड होता है, इसीलिए ml की वैल्यू आएगी -1। ठीक है। अब वेलोसिटी के फार्मूले होते हैं vix इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर यू एक्स। mt को -1 डाल दो, सॉरी +1, और यहां पर भी mt को +1 डाल दो, तो vix की वैल्यू आ जाएगी -ux और viy की वैल्यू आ जाएगी vy के ऊपर। तो दोनों इमेज की वेलोसिटी के कंपोनेंट भी सॉल्व हो गए। तो प्लेन मिरर से जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे क्वेश्चंस में, तो हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा प्लेन मिरर के कुछ और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मैं अलग कवर करूंगा। यहां पर जो मैं इससे डिस्कस कर रहा हूं वो इमेज फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूं। प्लेन मिरर की कुछ और भी प्रॉब्लम बनती है कि दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, कितनी इमेजेस बनेंगी, और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसका एक सेक्शन अलग से होगा। राइट। तो ये हमारे बेसिक प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के फार्मूले जो हमने बेसिकली वहीं से ड्राइव किए। हाँ, इस फार्मूले की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, ये जो वेलोसिटीज आती हैं, ये डेरिवेशन जो मैंने किया था वहां एक पॉइंट बताना रह गया, आप स्टार मार्क बना के लिख ले, प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो ये जो वेलोसिटीज है विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ मिरर है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज नहीं है। ये पोल ऑफ मिरर, अगर मिरर रेस्ट पर है तो ये फार्मूला एब्सोल्यूट वेलोसिटीज देगा। अदरवाइज इस फार्मूले में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज जो है मिरर के रेस्पेक्ट में ही ली जाती है, मिरर के रेस्पेक्ट में ही ये सारे फार्मूले लगाए जाते हैं, क्योंकि जो हमने कोऑर्डिनेट डिस्टेंस मान के जो डेरिवेशन किए हैं उसमें हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो पोल ऑफ मिरर रहा है। ठीक है। और एनी पॉइंट ऑन द अपर्चर इज ए पोल पॉइंट, तो हम सिमेट्री के हिसाब से पोल को चूज कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन की थ्योरी आ गई फॉर प्लेन मिरर, उन्हीं फार्मूला से जो हमने कर्व मिरर के लिए बनाए थे। बस हमने f इक्वल टू r इक्वल टू इंफिनिटी डाल दी, यहां पर दोनों वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस है। फ्रॉम प्लेन मिरर से अभी ये फार्मूले जो हमने बनाया इमेज फॉर्मेशन हम प्लेन मिरर से जब करेंगे तो हम कहेंगे कि f इक्वल टू r इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम f इक्वल टू r इक्वल टू इंफिनिटी मान ले, और हमारा एक फार्मूला है जो बेसिक फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसमें आपको इंफिनिटी डाल दो तो यहां से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा v इक्वल्स टू -u। mt का फार्मूला क्या होता है? -v/u। अब अगर v को -u डाल दोगे तो mt+1 हो जाएगा, और ml इज इक्वल टू -mt स्क्वायर, तो ml हो जाएगा -1। अब mt+1 होने का मतलब क्या है? mt+1 होने का मतलब है कि जिस हाइट का मैंने ऑब्जेक्ट रखा है उसी हाइट की मेरी इमेज बनेगी, सेम साइड इरेक्ट होगी। और ml-1 होने का मतलब हमें पता है, अगर मैं एक एरो बनाऊं ए बी, तो इधर से जो मुझे एरो मिलता है बी ए इन्वर्टेड होता है, इसीलिए ml की वैल्यू आएगी -1। ठीक है। अब वेलोसिटी के फार्मूले होते हैं vix इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर यू एक्स। mt को -1 डाल दो, सॉरी +1, और यहां पर भी mt को +1 डाल दो, तो vix की वैल्यू आ जाएगी -ux और viy की वैल्यू आ जाएगी vy के ऊपर। तो दोनों इमेज की वेलोसिटी के कंपोनेंट भी सॉल्व हो गए। तो प्लेन मिरर से जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे क्वेश्चंस में, तो हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा प्लेन मिरर के कुछ और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मैं अलग कवर करूंगा। यहां पर जो मैं इससे डिस्कस कर रहा हूं वो इमेज फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूं। प्लेन मिरर की कुछ और भी प्रॉब्लम बनती है कि दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, कितनी इमेजेस बनेंगी, और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसका एक सेक्शन अलग से होगा। राइट। तो ये हमारे बेसिक प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के फार्मूले जो हमने बेसिकली वहीं से ड्राइव किए। हाँ, इस फार्मूले की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, ये जो वेलोसिटीज आती हैं, ये डेरिवेशन जो मैंने किया था वहां एक पॉइंट बताना रह गया, आप स्टार मार्क बना के लिख ले, प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो ये जो वेलोसिटीज है विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ मिरर है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज नहीं है। ये पोल ऑफ मिरर, अगर मिरर रेस्ट पर है तो ये फार्मूला एब्सोल्यूट वेलोसिटीज देगा। अदरवाइज इस फार्मूले में
ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज जो है मिरर के रेस्पेक्ट में ही ली जाती है, मिरर के रेस्पेक्ट में ही ये सारे फार्मूले लगाए जाते हैं, क्योंकि जो हमने कोऑर्डिनेट डिस्टेंस मान के जो डेरिवेशन किए हैं उसमें हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो पोल ऑफ मिरर रहा है, ठीक है। और एनी पॉइंट ऑन द अपर्चर इज ए पोल पॉइंट, तो हम सिमेट्री के हिसाब से पोल को चूज कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन की थ्योरी आ गई फॉर प्लेन मिरर, उन्हीं फार्मूलों से जो हमने कर्व मिरर के लिए बनाए थे, बस हमने F = R = इंफिनिटी डाल दी। यहां पर दोनों वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस है। तो डियर स्टूडेंट, हमने बेसिक फॉर्मूले देखे प्लेन मिरर के लिए। अब यहाँ पे आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूंगा जिसकी हमें प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ती है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। मान लो ये कोई जनरल प्लेन मिरर है जो किसी एक्स वाई प्लेन में ऐसे एक हमने रख दिया, इस तरह से इसका एक एक्सिस जा रहा, जो सरफेस है वो वाई जेड के वाई जेड प्लेन में भी चली जाएगी, ऐसे रखा हुआ है प्लेन मिरर। तो एक एक्स वाई प्लेन में एक लाइन की तरह से दिख रहा है और ये पॉइंट O कहां है, एक्स वाई प्लेन में, और ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। अब जो इस लाइन रिफ्लेक्टिंग एक सरफेस का एक पोर्शन होगा एक्स वाई इंटरफेस में, वो एक लाइन के रूप आ रहा है AX + BY + C। तो ये O x1.1 पर एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बन रही है I पर। O क्या है, ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या है, I। O के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। तो हमने मैथमेटिक्स में रिफ्लेक्शन फार्मूला पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो उसको हम यहां पर भाई प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन में भी यूज कर लेते हैं। तो उस फार्मूले के हिसाब से ये x1 y1 अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है और x2 y2 उसकी इमेज के कोऑर्डिनेट है, इसका डेरिवेशन आप मैथमेटिक्स में सीख चुके हो, रिफ्लेक्शन फार्मूला ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो x2 - x1 / a + y2 - y1 / b - 2 / ax1 + by1 + c / a² + b²। हमें कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में इस फार्मूले की जरूरत पड़ जाएगी जब प्लेन मिरर को किसी एंगल पर टिल्ट करके रख दिया जाएगा। तो हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका एप्लीकेशन हम सीखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मान लो ये प्लेन मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर इसकी इमेज बन रही है, तो जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट पर ही इसकी इमेज बनी हुई होगी। तो ये P में कोई जनरल पॉइंट ले लूं, तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट O को इस P पॉइंट से मिला दूं तो ये थीटा है, उस P पॉइंट को इमेज I से मिलाऊं तो वो भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये H और H है, ये हाइट, ये लेंथ तो सेम ही है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा थीटा होंगे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, हमने 9th में पढ़ा भी हुआ है कि ये प्लेन मिरर है, कोई इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, थीटा एंगल पर रे इंसिडेंट हुई है, थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हुई है। अगर मैं इस मिरर को थीटा एंगल से टिल्ट कर दूं, सॉरी अल्फा एंगल से रोटेट कर दूं, जिससे इसका जो नॉर्मल है वाई एक्सिस, पहले वाई एक्सिस के नॉर्मल क्या है, पैरेलल है, वाई एक्सिस से अल्फा एंगल पर चला जाए, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंट, नया एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। तो एंगल ऑफ नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। तो नई इंसिडेंट रे वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, नई रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी भाई इंसिडेंट रे तो अभी भी वाई एक्सिस से उसी थीटा एंगल पर इंसिडेंट रे को हमने फिक्स रखा है, पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अब कितना एंगल बनाएगी, अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा प्लस अल्फा है और इतना एंगल अल्फा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 2 अल्फा। तो पहले थीटा एंगल पर थी, अब ये थीटा प्लस 2 अल्फा एंगल पर है, तो कितना एंगल रोटेट कर गई, 2 अल्फा। तो आर ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे, R डैश न्यू रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों रे के बीच में 2 अल्फा एंगल है। तो ये चीज ध्यान रखना, जितना एंगल मिरर रोटेट करेगा उससे डबल रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करती है। अगर एक चीज और ध्यान रखना, अगर मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा m है और रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये मान लो धीरे धीरे हम स्लोली कंटिन्यूअसली रोटेट कराएं तो ओमेगा r हम कह लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ओमेगा r की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ओमेगा मिरर हो जाती है, यानी जितनी देर में 10 डिग्री रोटेट करेगा उतनी देर में ये 20 डिग्री रोटेट कर जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से प्लेन मिरर से रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड पॉइंट है जिसका यूज हम जो मेन अच्छी काफी सारी प्रॉब्लम्स बनती है उसमें हम